साल मई जून के महीने में पगलापुर देही इलाके में गजब की गर्मी दरपेश होती थी। बारिश न होने की वजह से तालाबों का पानी खुश्क हो जाता है और साथ ही जमीन से आब का पैमाना भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी 1 घंटे पहले जब हैंडपंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर के रख दी थी। शेफाली शहजादी उसी से नहा ली होंगी। हमारा लड़का बिना नहाए ऐसा ही नजिस रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था, तो तुम्हारा फर्जंद उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी दुख्तर नहा ली तो तुम्हारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। अपनी शहजादी से कहो कि खुद हैंडपंप से पानी निकाला करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन 2-4 थप्पड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे हैं ही नहीं। शेफाली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके वालिद दुनिया से गुजर चुके थे। शेफाली का उसकी चाची जान से अक्सर पानी के लिए झगड़ा होता था। शेफाली के वालिद के मरने के बाद चाचा चाची शेफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब शेफाली के चाचा जान धनु सिंह घर लौटते हैं तो सोमवती अपने शौहर के खूब कानगोशी करती है। आज तो आपकी भतीजी शेफाली मुझ पर हाथ उठाने के लिए खड़ी हो गई थी। जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल के रखा करो, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी जान ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी जान तो पूरा लुत्फ ले रही थी। वो तो अपनी दुख्तर के हाथों से मुझे मार खिलवाना चाहती थी। इस तरह फरेब करके सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह फौरन अपनी भाभी जान के कमरे में दाखिल होता है और उनका सारा सामान बाहर निकालकर फेंक देता है। चाचा जान, ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। भाईजान का इंतकाल हो गया है। अब तुम लोगों का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। शेफाली और उसकी माँ सरदार के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। मजलिस बैठती है, लेकिन शेफाली की चाची जान सरदार को रिश्वत देकर फैसला अपने हक में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर शेफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। अम्मी जान, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस दही इलाके में धनु सिंह की वजह से हमें कोई सहारा नहीं देगा। भरी दोपहर में शेफाली की माँ चलते चलते धूप में गश खा के गिर जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? शेफाली इधर उधर पानी की तलाश करती है, लेकिन उस वीरान बियाबा में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई पानी की तलाश में दरख्तों के पास जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दस्तयाब होता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। शेफाली फौरन एक मजबूत सी लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में मुश्तमिल कर देती है। 1 घंटे लगातार मेहनत मशक्कत करने के बाद हैंडपंप से कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन वो पानी नहीं, वो बहता सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। शेफाली थोड़ा सा सोना लेकर अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। शेफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को दवाखाने तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। शेफाली और उसकी माँ को घुड़सवार दवाखाने तक पहुँचा देता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दवाखाने में माँ का कुछ दिनों तक इलाज चलता है और वो सेहतमंद हो जाती है। माँ, नानी जान के यहाँ जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। शेफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकालकर फरोख्त करते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो शेफाली से मिलकर जाता। एक दिन बबलू ने शेफाली को बहुत अच्छे और उन्मत्त कपड़े पहने हुए घुड़सवार के साथ देखा। बबलू ये सारी बातें जाकर अपने वालिदैन को बताता है। जब वो लोग दही के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहाँ दस्तयाब हो रहे हैं?
धनु सिंह खामोशी से एक दिन शेफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। वो शेफाली को हैंडपंप से सोना निकालते हुए देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? शेफाली की झोपड़ी के करीब एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुराकर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात को सोमवती, बबलू और धनु सिंह बैलगाड़ी से शेफाली के झोपड़ी के पास जाते हैं। सबसे पहले वो शेफाली और शेफाली की माँ पर नशीली की दवा कपड़े में रखकर उन्हें सुंघाकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर 4-5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी सोने से पूरी लबरेज हो जाती है। वो लोग अपने थैलों और कपड़ों में भी सोना भर लेते हैं, लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद ही नहीं होता। मालूम पड़ता है नीचे बहुत ही बड़ी सोने की खान है। अब बस कीजिए, इतना सोना बहुत है, इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का कुनबा बैलगाड़ी पर सोना रखकर अपने देही इलाके के सीमित चल देता है। रास्ते में डाकुओं की अंजुमन गुजर रही थी। डाकुओं की नजर उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के कुनबे को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर शेफाली घुड़सवार से शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बदी का हश्र बद ही होता है। सुमेरा दही इलाके के काश्तकार हरीश को अपनी बीवी कंचन से 3 फर्जंद हुए थे। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने ज़रात में काम करना छोड़ दिया। अब तो मैं कमजोर होने लगा हूँ। अब तो मुझे कमजोर होने लगा हूँ। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ तीनों फर्जंद में तकसीम कर देना चाहिए। काश्तकारी की जिम्मेदारी किसे दूं? सबसे लायक फर्जंद कौन है? ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों का इम्तिहान क्यों नहीं लेते? दूसरी शहर हरीश ने अपने तीनों फर्जंद कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं ज़रात उसी को दूंगा। बाबा जान, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम सबसे छोटे हो और कम अक्ल भी हो। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूंगा। दूसरी शहर हरीश ने तीनों फर्जंद को गाय के बाड़े के करीब बुलाया। अरे यार, बाबा जान ने इतनी शहर में यहाँ क्यों बुलाया है? इस बारे में 3 तिलिस्मी गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय की परवरिश करनी होगी और साथ में काश्तकारी भी करनी होगी। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनतकश होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और जरा उसी बेटे को दूंगा। ये जरा तो मुझे ही मिलेगा। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने तीनों फर्जंदों को 10 दिन की मोहलत दे दी। तीनों फर्जंद अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर काश्तकारी भी तो करनी थी और गाय का ख्याल भी रखना था। शुरुआत में तो तीनों अपनी गाय का ख्याल रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही महेश और कमलेश गाय की खातिरदारी से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ख्याल रखूं या इनका ज़रात का? सबसे बड़ा बेटा कमलेश
ज़राअत में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले तेरा खाना, तुझे और खाना दूंगा, बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा फर्जंद जिनेश ईमानदारी से गाय की परवरिश भी करता और रोज ज़राअत में काश्तकारी भी करता था। इस तरह से 10 दिन भी मुकम्मल हो गए। अब तीनों फर्जंदों की अपने वालिद से मिलने की चाह थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं। कहीं बाबा जान जरा दूसरे भाइयों को ना दे दें। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा रुक जा कमलेश, रुक जा। कमलेश की तरह डरकर महेश ने भी अपनी गाय के ऊपर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सींग क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी 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 तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देखकर हरीश हैरान ज़दा हो गया। तभी जिनेश भी वहां आ जाता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सफेद है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जान, मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपके फैसले पर सच्चा साबित नहीं हुआ। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध फरोख्त करके कमाए हैं। आप ज़राअत को बड़े भाइयों में तकसीम कर दीजिए। हरीश को अब अपना फैसला करना था। बहुत तफद्दुक करने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे ज़राअत आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई हैरान ज़दा हो गए। लेकिन अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक सोने की गाय तो हमारे पास है। ये कोई तिलिस्मी गाय नहीं है और ना ही एक सोने की बन सकती है। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए कहा था। तुम दोनों ने अपने मुफाद के लिए मासूम गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाया, उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस अफसाने से हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो इंसान फल की चाह ना किए बगैर ईमानदारी से अपना काम करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है।